ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी का की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। सो पहली एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आपको याद होगा डायरेक्शंस कितने किस्म की होती हैं? दो किस्म की, फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है। अगर आपका सबसे पहली बात है, एक टर्म हमने पढ़नी है रिएक्शन कोशेंट क्यू। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? क्यू होता है जी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब आप कहेंगे कि अब मैं अगर आपसे ये पूछूं केसी क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ क्यू और केसी में? समझ आई? दोनों को फॉर्मूला सेम नजर आ रहा है ना। केसी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मैथ एक्शन के एंड पे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्यू भी हमने पढ़ा है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। केसी होता है अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम, ओनली एट इक्विलिब्रियम। ये होता है क्यू अप्लाई होता है ऑन एनी कंडीशन, एनी कंडीशन अदर देन इक्विलिब्रियम इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट पे कंसंट्रेशन पे डिवाइड करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो उसको क्यू बोलेंगे। क्यू का मतलब है रिएक्शन कोशेंट। ठीक होगी बात? डिफरेंस क्लियर हो गया? जी सर। ओके। सो अगर क्यू की वैल्यू लेस आए केसी से, इसका मतलब है वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर क्यू की वैल्यू बराबर हो केसी से, तो मतलब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर हो जाए केसी से, अब रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। ये तीन डायरेक्शंस क्यू की मदद से पता चलती हैं। अच्छा कैसे? फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, उसका केसी वैल्यू है 10, आपने उसका क्यू निकाला है 2। अब आपको पता है इसने 10 पे इक्विलिब्रियम गेन करना है, इसका मतलब है वो फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन आपने जब क्यू की वैल्यू निकाली और वो निकली 16, तो इसे इक्विलिब्रियम तो 10 पे मिलना है, तो वो बैकवर्ड आएगा। क्यू की वैल्यू बड़ी हो जाए केसी से तो वो बैकवर्ड आता है इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि हर रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन। सो क्यू की वैल्यू कम होगी केसी से, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? क्यू की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास रिलेशन फॉरवर्ड जाएगा, अगर ज्यादा होगी तो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल थे, बड़े सिंपल से। आपने ये क्यू का फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट हो गई NH3 पावर 2, वैल्यूज दी हुई हैं, कैलकुलेट करोगे। अगर इसकी वैल्यू लेस देन केसी आई तो आप डायरेक्शन लिख दोगे फॉरवर्ड। अब ये क्यू ग्रेटर देन केसी है, क्यू आंसर जो क्यू का आया है वो ग्रेटर देन केसी है, सो सिस्टम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट टू अचीव द इक्विलिब्रियम। ये देखो अगर कोई इक्वेशन लिखते हैं ना, जरा मैं राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट देख लें। इसको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड भी लिख सकते हैं, राइट लेफ्ट। ये आप जहां बैठे हैं तो ये आपकी राइट साइड है और ये आपके हाथों की लेफ्ट साइड है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? जी जो सर। प्रोडक्ट है वो राइट साइड में है, जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट साइड पे है। वहां लिखा हुआ है कि सिस्टम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, मतलब कि सिस्टम किस तरफ को जाएगा? प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनेंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? फॉरवर्ड हो गई या बैकवर्ड? सर बैकवर्ड हुई। यस। तो अभी ये जो बैकवर्ड होना या लेफ्ट साइड पे मूव करना, ये एक ही बात होती है। सो क्यू ग्रेटर देन केसी है, आप उसे बैकवर्ड भी लिख सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं सिस्टम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट टू अचीव द इक्विलिब्रियम। गॉट द पॉइंट? ये क्वेश्चन है जी, आपने इसको सिमिलरली पुट करके, वैल्यूज को पुट करके क्यू की वैल्यू देखनी है, केसी से ग्रेटर है या कम है, एंड देन यू नीड टू डिसाइड। हाँ, एक बात है, अगर उसने डायरेक्शन पूछी है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताएंगे। अगर उसने पूछा है वेयर डज द सिस्टम विल शिफ्ट, ये देखें क्वेश्चन को समझें। अगर वो क्वेश्चन में कहता है इन विच सिस्टम विल शिफ्ट, तो अगर सिस्टम की शिफ्टिंग की बात करेगा तो वो राइट या लेफ्ट बोलेंगे। अगर वो फॉरवर्ड हो रहा है तो राइट साइड बोलेंगे, और अगर वो बैकवर्ड हो रहा है तो लेफ्ट साइड बोलेंगे। ठीक है? जी सर। ओके। दूसरा है जी एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
एक्सटेंट का उर्दू में मतलब होता है हद या लिमिट। एक्सटेंट ये होता है, फॉर एग्जांपल हम कोई गेम इंस्टॉल कर रहे होते हैं लेट्स सपोज, और उसमें देखते हैं कि वो ये इतनी हो गई है, हमें होता है कि चलो जी 30% हो गई, तो ये उसकी एक्सटेंट शो हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वो यहां तक हो जाती है, फिर यहाँ यहाँ होते होते वो गेम इंस्टॉल होती है कोई सी भी, तो इसको कहते हैं एक्सटेंट। अच्छा, अगर आपको पता है कि आपका जब आपने रिएक्शन शुरू किया और क्यू की वैल्यू बहुत ही थोड़ी आ रही है या केसी की बहुत कम आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत थोड़ा बना है, क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू की वैल्यू से या केसी की वैल्यू से। ठीक है, इसमें जो सारी बात है, अगर आपकी केसी वैल्यू बहुत लार्ज है, द लार्जर वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स द रिएक्शन virtually goes to the completion। अगर किसी में केसी वैल्यू या क्यू वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है ना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। अगर बेटा आपका केसी की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन चुका है, रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो चुका है, राइट। और अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है, तो इसका क्या मतलब है, वेरी स्मॉल। इसका क्या मतलब होगा, इसका इसका मतलब वो मतलब रिएक्टेंट होगा हमारे पास ज्यादा है। हाँ कि रिएक्टेंट अभी बहुत ज्यादा है, अनरिएक्टेड पड़ा है, प्रोडक्ट बहुत कम बने। केसी नाइदर स्मॉल नाइदर लार्ज, इसका कंक्लूजन है कि ये ना वो ज्यादा फॉरवर्ड हुए ना, मतलब दोनों मीडियोकर हुए। तो ये एक्सटेंट बताता है आपको वैल्यू का। ठीक है जी, ओके। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ली चैटवेल प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका वो आसान सी एग्जांपल है कि अगर आप लेट्स सपोज सो रहे हैं, ठीक है, सुबह का टाइम है, आप सो रहे हैं और रात को बहुत लेट से सोए और आपको घर में जगाते हैं मम्मा या पापा, कहते हैं जी उठ जाओ, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं जी, पहले उठ के दोबारा हम लोग सोने की कोशिश करते हैं या दोबारा नैप लेने की कोशिश करते हैं। सो सिमिलरली जो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन भी ऐसे ही करता है। अगर एक केमिकल रिएक्शन, यहाँ केमिकल रिएक्शन से मुराद होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मौजूद है, वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है, और फिर क्या होता है, हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब का मतलब ये होगा कि हम उसमें टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, या हम उसका प्रेशर चेंज कर देते हैं, या हम उसका वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, या हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं। कोई ऐसा फैक्टर हम इक्विलिब्रियम पे उसका डिस्टर्ब करते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है। फिर रिएक्शन क्या करेगा, जब उसका इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम गेन करने की कोशिश करेगा। इसी को ली चैटवेल प्रिंसिपल कहते हैं कि जब हम सोए हुए होते हैं, कोई हमें जगाता है यानी डिस्टर्ब करता है, तो हम दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, तो ये ली चैटवेल प्रिंसिपल है। ठीक होगी बात, क्लियर हो गई, जी सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके ओके, अब इसमें आसान सी बात है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। हमारे पास दो किस्म की कंसंट्रेशन है, या प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, दो किस्म की कंसंट्रेशन हो सकती है। अच्छा, अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे, अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ को जाएगा, रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्टेंट ज्यादा की हो, तरफ। यस बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, राइट। रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो वो फॉरवर्ड ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे तो वो बैकवर्ड ज्यादा होगा, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, बहुत ही आसान वर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको लिंक करते हैं केसी से। ये पॉइंट आपने, अगर आपको समझ नहीं है तो आपने ये समझना है, केसी की वैल्यू है 4 किसी भी रिएक्शन की, अगर वो इक्विलिब्रियम गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर 0.6 हो तो वहां से वो फॉरवर्ड जाएगा, और अगर वैल्यू हो जाए उसकी 9 तो वहां से इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए वो बैकवर्ड जाएगा। सपोज अब मैं आपको एक बात, अभी आपने मुझे एक बात बताई कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाए तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है, राइट, यही बात बोली है।
जी सर। ओके, अब हम इसको केसी से लिंक करते हैं। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो और वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से उसकी केसी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, फिर वो इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड राइट साइड। पॉइंट समझ आया? जी सर। ये बातें आपस में लिंक्ड है, इनमें से किसी एक क्लू को समझो, बाकी दोनों बातें आपस में लिंक्ड होंगी। फॉरवर्ड जब भी होगा वो उसी सूरत में होगा जब केसी वैल्यू कम हो जाएगा, और जब भी फॉरवर्ड होगा तो आप ये भी कह सकते हो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड राइट। आपको इनमें से किसी एक बात का पता चला तो ये सारी बातें आपस में बराबर हो गई। अगर मैं कहता हूं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया जाए, फिर क्या होगा? अगर जैसी प्रोडक्ट बने मैं अंदर से निकाल लूं तो क्या होगा? तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यार अगर मैं इसको यूं बोलूं, जैसे ही प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, सॉरी डिक्रीज कर रहा हूं, तो इसका केसी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए फॉरवर्ड मूव करता है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट टुवर्ड राइट हो जाती है। बात समझ आ गई? जी सर। गुड, इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना होता है सब एंगल से। ठीक है, ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये एक न्यूमेरिकल है, हम नेक्स्ट क्लास में इस न्यूमेरिकल को जरूर समझेंगे। ये दो किस्म के हैं, ये आप छोड़ दें, इसको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे इकट्ठा ही, ट्रिकी है जरा। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज का तो आपने प्रेशर चेंज में तो आपने इसका एक शॉर्ट कोड याद करना है। शॉर्ट कोड क्या है? कोड ये है इसका HPHL, HPHL, यानी हाई प्रेशर पे रिएक्शन हाई मोल से लो मोल की तरफ जाता है। क्या बोला? हाई प्रेशर पे रिएक्शन हाई मोल से लो मोल की तरफ जाता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, आप इसको याद कर लेना। HPHL क्या मतलब हुआ? हाई प्रेशर, H फॉर हाई, P फॉर प्रेशर, हाई मोल से लो मोल। अब ये देखो रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 2 मोल SO2, 1 मोल O2, 3 मोल्स रिएक्टेंट के हैं, और प्रोडक्ट के कितने? 2 मोल्स। ओके, रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। फार्मूला ऊपर क्या कह रहा है? हाई प्रेशर पे रिएक्शन हाई मोल से लो मोल की तरफ जाएगा। अगर इस रिएक्शन का आप प्रेशर इंक्रीज कर दें, इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर इंक्रीज कर दें इक्विलिब्रियम पे, तो ये रिएक्शन हाई मोल से लो मोल की तरफ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, मतलब फॉरवर्ड जाएगा। बात समझ आ गई? जी सर। सर अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा फिर? तो फिर इसका अपोजिट, हाई प्रेशर पे हाई से लो मोल, लो प्रेशर पे लो से हाई मोल, अपोजिट ना। ठीक है सर। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, इसको हम जरा क्विकली करते हैं। जब भी आप प्रेशर हाई करोगे वो हाई मोल से लो मोल की तरफ जाएगा, मतलब ये होगा कि उसका केसी वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, वो इस रिएक्शन में वो फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? और ज्यादा SO3 प्रोड्यूस हो रहा होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड जा रहा है। ओके, गॉट द पॉइंट? जी सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये आपने कोड, इसकी एक अलहदा एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी ना मेरे यूट्यूब पे, इसमें 3-4 मिनट की पड़ी है, लीच एटवेल की अलहदा। फिर कंफ्यूजन हो इनकी तो फिर अगर मोल्स बराबर हो दोनों तरफ फिर क्या होगा? फिर नो इफेक्ट, नो चेंज, चाहे आप प्रेशर हाई करो या लो करो, ना वो फॉरवर्ड जाएगा ना वो बैकवर्ड जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ओके, गॉट जी द सर। पॉइंट? ओके जी। चेंज इन टेम्परेचर, इसमें तो हम बोलेंगे एक्स्ट्रा लार्ज फाइल, XLF, X for exothermic, L for low temperature and F for forward direction। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आप जानते हैं एक्सोथर्मिक को, N2 + 3H2, अच्छा जी, ये होता है 2NH3, इसकी वैल्यू है जी डेल्टा H = -93 किलो जॉल पर। तो अब ये एक्सोथर्मिक है, इसको जब लो टेम्परेचर देंगे तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा?
फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब वो सारी बातें, मतलब ये कि जब हम इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर देंगे तो एक्चुअली इसका केसी वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है और रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है और ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगा। गॉट द पॉइंट? अच्छा, इसके अपोजिट केस क्या बनेंगे? एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? बैकवर्ड। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड, एंडोथर्मिक लो टेम्परेचर पे बैकवर्ड। XLF आसान है, उससे आप सारे बना लो, एक्स्ट्रा लार्ज फाइल या एक्स्ट्रा लार्ज वो जो साइज होता है F, कुछ भी आपने इसका हिंट याद कर लेना है तो फिर आपकी एक्सप्लेनेशन इजी हो जाएगी। क्लियर होगी बात? टेम्परेचर का इफेक्ट समझ आ गया? मानूर बताएं, जी सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कंफ्यूजन है तो पूछें। तो ये जो पीछे आपने बताया था कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट मतलब ज्यादा हो जाते हैं और केसी की वैल्यू लेस हो जाती है तो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड मूव करता है। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे अगर नहीं, सर हमारे ऐसे नहीं, पास, ऐसे नहीं। मैंने आपको बताया कि देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दोगे, रिएक्टेंट को बढ़ाते जाओगे तो वो जहरी बात है रिएक्शन ने फॉरवर्ड ही होना है, प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा हो गए हैं ना। ठीक है, बाहर से आपने ऐड कर दिए। यहां तक बात ओके हो गई? जी ये तो सर। नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है ना, कोई भी रूल के अलावा सोच लो कि आपने जिस चीज को इंक्रीज करोगे तो उसी को उसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको ये बात समझाई कि जब रिएक्टेंट इंक्रीज होगा और वो फॉरवर्ड हो रहा है तो इस बात को एक्सप्लेन आपने यूं करना है, कब रिएक्शन उस सूरत फॉरवर्ड होता है जब आपकी डिस्टर्बेंस की वजह से उसका केसी वैल्यू डिक्रीज हो जाए। यानी कि आपको ये तो पता है ये फॉरवर्ड होना है, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? सपोज बाय द एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, अब जरा सुनिएगा जुमला, बाय द एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इट्स केसी वैल्यू डिक्रीजेस, केसी वैल्यू डिक्रीजेस। अच्छा, फिर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स टू राइट एंड रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। यूं करके यहां इसको लिखना होता है। एंड सर अगर हेंस, हमारे पास रिएक्शन एंड कर रहा है तो जी इसका बेटा, मतलब ये भी कि केसी वैल्यू बढ़ा। हेंस मोर कह रहे प्रोडक्ट। हैं जी जी, अब बोलो, बोलो। अगर हमारे पास रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे पास केसी की वैल्यू ज्यादा है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड सिर्फ उसी केस में मूव करता है जब आपका केसी वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो, अदरवाइज वो बैकवर्ड क्यों आएगा? नहीं आता। ये बात हमने शुरू में यही पढ़ी। ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड उस सूरत में आता है जब उसका केसी वैल्यू हाई हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे चला जाए, तो वो फिर वो बैकवर्ड मूव करता है। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसी चीज है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हेल्प करती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हेल्प करती है, रिएक्शन को फॉरवर्ड भी कराती है और बैकवर्ड भी कराती है। तो इन शॉर्ट इसका कोई बेनिफिट नहीं है, मगर इसका एक ही बेनिफिट है, इसका एक ही बेनिफिट है, इट सेव्स द टाइम एंड फ्यूल टू रीच एट इक्विलिब्रियम। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को भी हेल्प करती है, यानी ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, कैटलिस्ट प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसका फायदा तो ना हुआ ना, बट इसका एक ही फायदा है, इट सेव्स फ्यूल एंड टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। ओके, गॉट द पॉइंट? जी सर। अच्छा, चलें बस फिर आगे नहीं करते, आगे हमारे कितना है केसी और वो रह गए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करें